गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। बीएससी एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से स्वागत है। जैसा कि इन दिनों आप रियल नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न को हम आप सबों के सामने उपस्थित हो रहा हूं। आज भी प्रश्नावली 1.2 के बचे हुए क्वेश्चन को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन होगा और प्रश्नावली 1.2 का पांचवा क्वेश्चन। 4 तक हमने कल बता दिया था। आज पांचवा क्वेश्चन कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ऐसा हमें मतलब जांच करके देखना है। 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त। तो देखते हैं कि अगर n का मान अगर हम 1 रख देखते हैं, n का मान 1 रख के देखें तो 6 के पावर 1 कितना हुआ 6। अगर n का मान 2 लेते हैं तो 6 के पावर n के जगह n का मान 2 रखें तो 6 1 36 6। ये 6 पर समाप्त हो रहा है, ऊपर वाला भी 6 पर समाप्त हुआ। फिर n का मान अगर हम 3 लेते हैं तो 6 के पावर 3 दैट इज कितना 6 के पावर 3 6 1 36 छक्का 216। फिर अगर हम 4 लेते हैं n का मान तो 6 पावर 4 यानी 216 3 मरते हैं 4 मरते हुए और पढ़ देंगे 6 1 36 और 6 कम 6 3 9 और 6 2 12 12 से 96। तो देखने से ही पता चलता है कि 6 के पावर कितना भी देते हैं तो वो अंक कितना पर समाप्त हो रहा है 6 पर 6 पर 6 पर 6 पर। आगे भी n का पावर कुछ भी ले लीजिए, वो हर हाल में 6 पर ही समाप्त होता है। ये 6 जो डिजिट है, ये इसकी खासियत है कि उसके इकाई अंक हमेशा 6 पे ही समाप्त होते हैं। यानी यूनिट डिजिट जो होता है 6 का यूनिट डिजिट ये 6 ही होता है, 6 ही होता है हमेशा। 6 का यूनिट डिजिट हमेशा 6 पर समाप्त होता है। जबकि कह रहा है कि 0 पर समाप्त होता है कि तो नहीं होता है, हमको जांचने के लिए कहा था। तो यहाँ लिखेंगे किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है यही हुआ। तो इस तरह से आप देख लिए, चेक कर लिए हम। उम्मीद है कि आप समझे होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला छठा प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये इस रूप में है और ये इसको कहता है कि भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो इसको तो व्याख्या करके भी बना सकते हैं, ऐसे भी वो कह सकते हैं इस आधार पर कि ये भाज्य संख्या है। क्यों होगा भाज्य संख्या, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं तो सब के सब अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में। और हमने आपको थ्योरम बताया थे, मतलब कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय जब हम बताए थे तो उसमें यही ना बोला गया था कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तब भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, उसका कन्वर्स करेंगे यानी उल्टा बात करेंगे तो क्या कह सकते हैं कि मतलब अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में जो होगा वो भाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में जो होगा वही तो भाज्य संख्या होगा। तो इस आधार पर उस थ्योरम के आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ ये भाज्य संख्या है। ऐसे व्याख्या करना तो कुछ नहीं करना है, केवल क्या कीजिए आप, ये है ना 7 × 11 × 13 + 13। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 13 दोनों में है कॉमन ले लीजिए तो 7 × 11 और +1, यहाँ से 13 11 से 77 और +1 यानी कि 13 गुने कितना आ जाएगा 77 1 78 गुना कर देते हैं तो 13 8 104 13 8 104 के 4 हाथ में 10 13 7 91 और 10 101 यानी 10 14
तो 214 देखने से ही पता चल रहा है कि भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरा कट जाए उसको भाज्य संख्या। तो ये तो 2 से कट रहा है, वही तो भाज्य संख्या। तो यहाँ देख रहे हैं कि 214 है। उसी तरह फिर इसको अगर तोड़ दीजिएगा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 है। तो यहाँ से दोनों में 5 है, कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा कितना? 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस यहाँ से 5 बाहर गया तो 1 5 गुना करेंगे 7 42 चौका 42 चौका करेंगे तो 42 चौका 4 दूना 8 4 चौका 16 168 के 3 से फिर कर लेंगे 8 त्रिक 24 16 48 2 50 फिर 2 से कर लेंगे तो 4 दूना 8 0 5 दूना 10 1008 और 1 से करेंगे तो 1008 ही रहेगा। 1008 प्लस 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1009 गुना कर देंगे 5 से 9 5 45 5 0 0 तो 4 5 0 0 5 कम 5 5045 है। 5045 कितना? 5 से तो कट जाएगा, इसलिए भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार हम दर्शा सकते हैं। क्या पूछा था ना भाज्य संख्या है क्यों है? तो भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि ये अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में है। यहाँ लिख सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है क्योंकि इसे अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा गया है या लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार बन गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। आइए 7वां प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न में कहा, ये भाषाई प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ है, इस तरह से वृत्ताकार पथ खेल के मैदान के चारों ओर। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। बीच में मैदान है, खेल के मैदान है, इस तरह से इसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग बनाया है और इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लगता है? 18 मिनट। एक चक्कर लगाने में इस तरह से 18 मिनट इसको लगता है, सोनिया को 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है और एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगता है? रवि को लगता है 12 मिनट। 12 मिनट किसको? रवि को। माने सोनिया को 18 मिनट वही उसी फील्ड के एक चक्कर मारने में लग जाता है, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर आए। मतलब मान लेते हैं कि ये दोनों एक ही जगह से, मान लेते हैं कि यहाँ पर से दोनों स्टार्टिंग किया, यहाँ इस पॉइंट से, इसको 18 मिनट लगा और रवि को लगता है 12 मिनट। रवि तो फिर पूछा कि ये दोनों आके यहीं पर से रवियो चलना शुरू किया है तो दोनों फिर एक जगह आपके कितना समय में मिल जाएगा। तो इस तरह से जब प्रश्न पूछे तो कुछ नहीं करना है, ये 18 और 12 जो है 18 मिनट और 12 मिनट दोनों का एलसीएम ले लीजिए, पता चल जाएगा दोनों फिर दोबारा कब मिलेगा। तो 18 को लिख सकते हैं कितना? 18 का फैक्टर कर लीजिए, एलसीएम निकालने का सिखाए ना। 2 9 18, 3 से 3 तिहाई 9, क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3 गुने 3 डैट इज 2 गुने 3 के पावर 2। 12 को क्या लिखेंगे? तो 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 छक 12, 2 तिहाई 6, यानी 2 गुने 3 डैट इज 2 के पावर 2 गुने 3। तो हमको एलसीएम लेना है, एचसीएफ नहीं एलसीएम। एचसीएफ लेना होता तो कॉमन में जो छोटी घात का गुणनफल होता है वो लेते हैं, लेकिन एलसीएम है तो एलसीएम में जो कॉमन होता है उसके बड़ी घात का गुणनफल लेते हैं
और जो नहीं भी कॉमन होता है उसको भी लेते हैं। तो अगर देखा जाए दोनों में तो ऊपर वाला में 2 के पावर 1 ही है, यहाँ नीचे वाला 2 के पावर 2 है, तो ये लेंगे 2 के पावर 2 लेंगे, कॉमन ही 2 आया है था। और 3 भी इसमें कॉमन है तो 3 के पावर 2 वाला लेंगे, डैट इज 2 दूना 4 और 3 तिया 9, तो 9 चक 36 मिनट। 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर फिर मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम आसानी से बड़े इतना दिखने में तो बहुत बड़ा प्रश्न था, लेकिन आसानी से चुटकियों में बन गया। तो हम आज के क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। ये इस प्रकार प्रश्नावली भी ये 1.2 समाप्त हुआ। मिलते हैं हम आप सबों से एक नए प्रश्नावली में नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।